हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट 8 पे हैं हम लोग, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पार्ट 2 को हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अंडर फर्स्ट पीएम देखेंगे, यानी कि नेहरू इरा को देखेंगे। और कई सारे इवेंट्स हैं जो मिलकर के एक पूरी माला बनाते हैं फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए। तो उन सभी को हम लोग आज जोड़ के देखेंगे, और एक दो स्टोरीज़ भी हैं इसमें जिससे ये बात क्लियर होगी, या इससे जिससे ये डेमॉन्स्ट्रेट होता है कि इंडिया हमेशा जो है इम्पीरियलिस्ट पावर्स के खिलाफ जो है, जो इम्पीरियलिस्ट टेंडेंसीज़ हैं उनके खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पार्ट 2। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आईआर को कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते वक्त जो है क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ चेंज बताना है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। 2013 में पूछा गया था, 150 वर्ड्स में लिखना था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि सोशल स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का उसकी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है उसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कोर्स और डायरेक्शन को कैसे चेंज किया है। 2015 में पूछा गया था, 150 वर्ड्स में लिखना था, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार देख लें। देखिए, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने 3 सेंट्रल क्वेश्चंस थे, या फिर यूँ कहें कि 3 क्रिटिकल क्वेश्चंस थे। नंबर 1, इंडिया की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। नंबर 2, इंडिया अपने लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कहाँ खर्च करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या फिर मिलिट्री बिल्डअप पे। ठीक है, ये 2 मेजर क्वेश्चंस थे। तीसरा क्वेश्चन ये था कि पूरा वर्ल्ड जो कि 2 पावर ब्लॉक्स में बट रहा है, यूएस लेड ग्रुप और यूएसएसआर लेड ग्रुप, इसमें खुद को कहाँ अलाइन करें। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस सेशन में एड्रेस कर चुके थे जब हम लोगों ने नैम के बारे में जाना था, जब नैम का एस्टेब्लिशमेंट होता है बेलग्रेड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि उस समय की सिचुएशन क्या थी, और वो कौन सी समय था या सिचुएशंस थी जिन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा शेप दिया। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में मैंने आपको बताया कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि मूलभूत सिद्धांत जो कि वही रहते हैं, और कुछ अप्रोच में देश काल परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ी सी परिवर्तन आते रहते हैं। उस दौर की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए उस दौर के प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस को समझना भी ज़रूरी होगा, तो ताकि हमें ये समझ में आएगा कि क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा रुझान था और मिलिट्री बिल्डअप की तरफ उतना रुझान नहीं था। पार्टीशन की वजह से 8 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजी इंडिया आए थे, और 500 से भी ज़्यादा जो है प्रिंसली स्टेट्स थीं, जिसमें महाराजा और नवाब उसको इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, उनको भी परसुएट करना था ज्वाइन करने के लिए। और सेक्टेरियन डिवाइड था, और लड़ाइयाँ हो रही थी, हाई कास्ट लो कास्ट से लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे थे, कम्युनल राइट्स भी हो रहे थे। और अगर किसी भी देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति है या फिर डिवीज़न बहुत ज़्यादा हैं, और तो फिर उसमें जो है बहुत ही वायलेंट और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो वो उस देश का ना डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए उसको भी हील अप करना ज़रूरी था उस दौरान। और इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको पॉवर्टी से लिफ्ट आउट भी करना था बहुत से लोगों को, तो उसके लिए मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस भी बनाना था, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो ये सारी हो गई उस समय की प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। देखिए, हालात देखिए आपने। ठीक है, तो नेहरू रियलिस्टिक थे, इन्होंने ये रिकग्नाइज कर लिया था कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, पर ये मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो रोबस्ट इकोनॉमिक बेस से आनी चाहिए। और ये बात सही भी हुई कि जिन कंट्रीज़ की मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी रोबस्ट इकोनॉमिक बेस पे आधारित नहीं है, उनकी हालत क्या हुई। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान को ले लीजिए, उनका रोबस्ट इकोनॉमिक बेस नहीं था, मिलिट्री बिल्डअप था, तो फिर उसकी स्थिति ये हुई, अनस्टेबल रिजीम्स रहे हमेशा। ठीक है, और डिपेंड रहे हैं हमेशा यूएस पे या अदर कंट्रीज़ पे कि भाई कटोरा लेकर के आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, ताकि हमारा काम चलता रहे। और ये रिफ्लेक्शन जो है वो आपको प्लानिंग में भी दिखाई देगा। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था, जिसको हैरोल्ड डोमर मॉडल भी बोलते हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या है। इस 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल सेक्टर पे विशेष फोकस था, इनकम बढ़ाने पे जोर था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में ऐसा सोचा गया था कि वो फैक्ट्रीज बनाओ दैट वुड बिल्ड अदर फैक्ट्रीज, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसको पीसी महालोनोविस प्लान भी कहा गया था, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट गुड्स और हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी 2 अप्रोच रही हैं। पहला ये कि इंडिया ये समझता रहा है कि उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, इस बात से अवेयर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि मतलब खुद को पता ही नहीं है, इकोनॉमिक बेस नहीं है, लेकिन भाई जो है ये रफ़ाइल दे दो या फिर वो चिनूक दे दो। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेस जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा ये बिलीफ था इंडिया को हमेशा से कि इंडिया के अंदर एक पोटेंशियल है ग्रेट पावर होने का। तो ये जो पहला पॉइंट था करंट वीकनेस का, तो इसी करंट वीकनेस को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को इंटैक्ट रखा, उसको रिटेन रखा, क्योंकि जो हॉस्टाइल विंड्स थी उस समय की, मतलब जो विपरीत माहौल था उस समय वर्ल्ड में, तो उसमें ये जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ की, हालांकि ये हमें किसी भी तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये हमने इसलिए रखी ताकि हम ये बता सकें कि भाई स्टे अवे यूएसएसआर से भी और यूएस से भी। ठीक है, तो बेसिकली नेहरू वाज बाइंग सिक्योरिटी फॉर इंडिया जब वो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रिटेन कर रहे थे। इसके साथ ही साथ इंडिया के जो इकोनॉमिक लिंक्स हैं वेस्ट से, वो भी बने रहे कॉमनवेल्थ के साथ साथ। तो इसमें इंडिया की जो फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, या इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई डिसीजन मेकिंग हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। वॉलेंटरी मेंबरशिप थी, और उसको लेकर भी कई लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। कुछ यूट्यूब पे भी कुछ एक दो लोग जो है बिना जाने पढ़े बोलते रहते हैं कि इंडिया अभी भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है, इसका मतलब अभी भी जो है क्वीन जो है वो हमारी हमारी भी क्वीन है। तो इस तरीके की बातें। अच्छा, पॉइंट 2 जो है, ये बिलीफ कि इंडिया एक पोटेंशियल पावर है, ग्रेट पावर है, इसकी वजह से नैम आता है। नैम क्यों आता है? नैम इसलिए आता है कि जो मिलिट्री ब्लॉक्स बन रहे थे एशिया में, अफ्रीका में, वो नियो कोलोनियलिज्म का जो है वो मैनिफेस्टेशन थे। नियो कोलोनियलिज्म यानी कि मतलब नए तरीके का कोलोनियलिज्म। ठीक है, ये जो नैम का जो इस्टेब्लिशमेंट था, यही एक बिलीफ था कि भाई हम ग्रेट पावर हैं, हम अपने डिसीजन, अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय मिलिट्री ब्लॉक्स जो बन रहे थे एशिया में, अफ्रीका में, वो नए तरीके के कोलोनियलिज्म का जो है वो एक उदाहरण थे, एक मैनिफेस्टेशन थे। और वेस्टर्न जो भी पावर्स थी, वो ऐसा लग रहा था इस नए कपड़े में, एक नए हिसाब से ये फिर से आ रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपना डोमिनेशन करने के लिए। एक मतलब कि हम कम्युनिज्म से लड़ेंगे, हम फ्रीडम के नाम पे। तो ऐसा लग रहा था कि बहाने अलग हैं, काम वही है। तो ये जो ग्रुप्स जैसे बने थे, सियाटो हो गया था, सेंटो हो गया था, इनमें क्या था, इंडिया ने कभी इनको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, सियाटो क्या था? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, मनीला में हुआ था, है ना। और सेंटो क्या था? सेंटो ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, इसको बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं इसको, सेंटो को। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया ने कभी इनको ज्वाइन नहीं किया। क्यों? इंडिया को पता था कि ना तो इनकी टेरिटरी डिमार्केटेड है, ना ही इनमें कुछ एक डिसीजन मेकिंग का एक फेयर प्रोसीजर है। जो मेजर जो बड़ी कंट्रीज हैं, वही निर्णय लेंगी, और छोटे जो एलाइज हैं वो सिर्फ उसमें नाम मात्र के रहेंगे। तो बेसिकली बात यह है, इंडिया ने फिर अपने ये मानते हुए कि भाई हम एक ग्रेट पावर हैं भविष्य के, तो नैम की जो है स्थापना की। और नैम काफ़ी समय तक जो है बहुत रिलेवेंट रहा। इस पे हम लोग प्रीवियस सेशन में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का उस समय का, जब यूएस प्रेसिडेंट डविट एसनहावर जो है इंडिया आए थे 1959 में। और बैकड्रॉप में एक स्टोरी और है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उस समय के, जॉन फॉस्टर, तो इनको कोल्ड वॉर का पुरोधा भी कहते हैं एक्चुअली। तो इन्होंने नैम को कई इंस्टेंसेस पे जो है मतलब इमोरल कहा था, कॉवर्ड्स का जमघट, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बोली थी। और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स भी इंडिया यूएस के उतने अच्छे उस समय नहीं थे। तो इंडिया में भी एक माहौल था, अपोजिशन भी ये कह रहा था कि हमें यूएस से उतने संबंध नहीं रखने हैं, क्योंकि यूएस का उतना फ्रेंडली अप्रोच हमारी तरफ नहीं है, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। पाकिस्तान उसका एलाई भी था। ठीक है, तो उस समय का स्टेटमेंट है नेहरू का कि वी मेंटेन अवर ओल्ड टाइज विद दोज कंट्रीज बिकॉज नो नेशन कैन लिव इन आइसोलेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये आप आगे भी कहीं भी लिख सकते हैं। वी wanted certain things that we cannot get from elsewhere, that some people obsessed by passion and prejudice disapproved of our relations with Anglo-American bloc is not sufficient reason for us to break any bond which is of advantage to us। तो कुल मिला के बात ये कि हमारे साथ जो भी मतलब जो जिससे हमें लाभ मिल सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बना नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में हमें कुछ हेल्प मिल सकती है, तो हमें इकोनॉमिकल टाइज़ को और पॉलिटिकल टाइज़ को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, और वही चाइना के साथ भी ये बॉर्डर इश्यूज चलते रहते हैं, डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, पर इकोनॉमिक ट्रेड भी चलती रहती है। तो इस तरीके का अप्रोच। ठीक है, देखिए उस विजिट के बारे में बात करते हैं जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। और इसको समझते हैं कश्मीर की केस स्टडी से। इसको जब आप इस इशू को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे उस समय की जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थी वो कैसे खेल खेला करती थी। मतलब उनके लिए इथिक्स, डेमोक्रेसी, ये सब कहने की बातें हुआ करती थी। यूएस को यूएसएसआर से लड़ना था एट एनी कॉस्ट। डेमोक्रेसी और फ्रीडम सिर्फ कहने की बात थी। और यूएसएसआर को भी मतलब जो है सिर्फ यूएस से फाइट करनी थी, उस तरीके आइडियोलॉजिकल फाइट करनी थी, चाहे कैसी भी अपराइजिंग हो उसको सप्रेस करना था। ठीक है, लिबरल जरा से भी अप्रोच के लोग हों तो उनको तुरंत मार देना था। इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। और इंडिया ने जब कंप्लेन किया यूएनएससी में कि भाई पाकिस्तान ने एग्रेशन किया है कश्मीर में, पहले उसने कुछ ट्राइब्समैन यानी कबीले भेजे, और जब उन्हें रेजिस्टेंस मिला, जब वो फेल हो गए, तो पाकिस्तान ने रेगुलर ट्रूप्स भेजी अपनी।
ठीक है। तो इसको लेकर के जब यूएन में बात गई तो मतलब जितने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं सोवियत को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है पाकिस्तान को प्लीज़ करने में लग गए, क्योंकि पाकिस्तान सियाटो और सेंटो दोनों का मेंबर था, ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों का ही मेंबर था, एलाई था यूएस का। तो भाई पाकिस्तान को हम कश्मीर दे देंगे ताकि उसके बदले में वो हमें उसकी टेरिटरी, उसके पाकिस्तान की ज़मीन, उसके बेसिस को और यूज़ करेंगे सोवियत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। इस उद्देश्य से जो जेन्युइन बात है, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारा साइन हो चुका था कश्मीर में, कश्मीर के साथ, उसको भी नहीं समझना है। उस समय के जो अम्बेसडर थे कृष्ण मेनन, उन्होंने बड़े ही केयरफुली और साफ सुथरे तरीके से जो है पूरा एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, लेकिन उसमें भी एक अपोजिट अनफ्रेंडली रेजोल्यूशन ही पास हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के जो अनफ्रेंडली रेजोल्यूशंस पास होते थे उनसे उसने इंडिया को फोर्स किया कि वो सोवियत की तरफ जो है अपना ध्यान लेकर के जाए। अच्छा, उसके बाद सोवियत ने भी भाई इस अपॉर्चुनिटी को देखा, उसने कहा इंडिया के साथ हमारे एक नए संबंध स्थापित हो सकते हैं इससे। तो क्या हुआ, क्रुश्चेव और बुल्गनिन 1954 में इंडिया आए और कश्मीर गए, और वहाँ जाके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मॉस्को ये मानता है कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट है, और यहाँ से इंडो सोवियत रिलेशनशिप्स जो हैं एक नए एरा में प्रवेश कर जाते हैं। ये वाली बात थी। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, इससे आपको ये पता लगेगा कि इंडिया कैसे हमेशा इंपीरियलिस्ट पावर्स के खिलाफ और डेमोक्रेसी के लिए होने वाले रिवॉल्यूशंस, यानी कि प्रो डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशंस के समर्थन में हमेशा खड़ा रहता है। तो उसी की एक स्टोरी है। अच्छा, इससे पहले आप हमको ये बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कि बीजू पटनायक जो उड़ीसा के सीएम थे वो पायलट भी थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या किया था, वही एक स्टोरी छोटी सी। बीजू पटनायक एक्चुअली जो है दिल्ली फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग की थी 1930 में, और 1936 के आसपास जो है रॉयल इंडियन एयरफोर्स में जो है पायलट बन गए थे। इंडोनेशिया में डच रूल था जो कि 1945 को ख़त्म हो गया था, और जब ये डच रूल ख़त्म हो गया तो वहाँ पे प्रेसिडेंट सुकार्नो बने, और प्राइम मिनिस्टर जो है सुल्तान सजारेर करके जो नाम था, ये इन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कंट्री में बना ली। पर डच भाई दोबारा आ गए, इन्होंने दोबारा अटैक कर दिया 1946 में, फुल फ्लेजेड अटैक शुरू हो गया जुलाई 1947 में, ठीक है। और क्या किया, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। तब नेहरू ने ये कहा कि भाई इनके प्राइम मिनिस्टर को आप वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के आइए, और पूरे, ताकि हम पूरी दुनिया को ये बता सकें कि इंडोनेशिया की अपनी क्या उसकी जो है दुख भरी का दास्तां है, ठीक है। तो पटनायक जो है पहुंचे सिंगापुर से होते हुए जावा या जावा आइलैंड। तो जब डच को पता लगा तो उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हारे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सेफली उनको लेकर के जो है सिंगापुर आए, सिंगापुर से फिर इंडिया आ गए, और 1950 में इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने इनको एक फॉरेस्ट लैंड भी दी, और इनको जो है भूमिपुत्र का अवार्ड भी दिया, जो कि किसी फॉरेनर्स को जनरली इंडोनेशियन गवर्नमेंट नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें थी, एक शॉर्ट स्टोरी थी। इससे ये डेमॉन्स्ट्रेट होता है कि इंडिया हमेशा जो है अपने प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों के आधार पे जो है नॉन वायलेंट प्रो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस के लिए उनके समर्थन में हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।